कहते हैं भाई जब मालदेव अटैक कर रहा था, चारों तरफ अटैक कर रहा था इधर उधर, मालदेव ने इधर आपके अटैक कर दिए, शिवाना पर कर दिया, बहादुर पे कर दिया, जैसलमेर पे भी अटैक कर दिया। तब जैसलमेर वालों ने जैसे तैसे फलोदी देके उसे पीछा छुड़वाया था। अटैक करने के लिए गया, अटैक करने गया, जैसलमेर वालों ने कहा हम तेरे को फलोदी दे देंगे, ये धन ले तू और वापस चला जाए, लड़ाई करने की हिम्मत अभी हमारी तो नहीं। तो मालदेव एक बार तो पैसे टक्के लेके फलोदी लेके वापस आ गया। जैसे हम पढ़ते हैं बहादुर शाह रणथंभौर का किला लेकर वापस चला गया था, पढ़ते हैं, जैसे मालदेव वापस आ गया। लेकिन अब जैसलमेर वालों ने सोचा कि यार जो आदमी एक बार धन लेके वापस गया है, इस बात की क्या गारंटी है वापस नहीं आएगा। और हमने देखा था कि बहादुर शाह वापस आ गया था, तो यार मालदेव वापस भी आ सकता है, तो क्या किया जाए। तो मालदेव का कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, युद्ध करो मालदेव के साथ। तो कोई बोला कि युद्ध करते तो अपना परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मालदेव अपना कर देगा, शक्तिशाली आदमी था वो। क्या किया जाए। लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था, उमादेव। बेहद सुंदर राजकुमारी थी, खूब सारे राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे, दूर दूर से रिश्ते आते थे। तो कहा क्यों ना उमादेव की शादी कर दी जाए मालदेव के साथ, तो मालदेव अपना जवाई बन जाएगा। जवाई बन जाएगा तो क्या ही अटैक करेगा अपने पे। दूसरी बात, उमादेव के लिए अच्छा लड़का चाहिए, और मालदेव से ज्यादा अच्छा राजा कौन हो सकता है। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ राजा था उस टाइम में वो, तो क्यों ना अपने उमादेव की शादी किसके साथ कर दे। मालदेव के पास रिश्ता भेजा कि मालदेव जी जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमादेव की शादी आपके साथ करना चाहते हैं। मालदेव ने कहा हो मैं तैयार हूं, आप कहोगे उस दिन आ जाऊंगा मैं। तो नियत समय पे मालदेव जी की एकदम बारात पहुंची जैसलमेर के अंदर, लंबी चौड़ी बारात लेके गए मालदेव जी। 9 कोटि मारवाड़ का धनी मालदेव, इतना बड़ा राजा था, हाथी घोड़े ऊंट खूब सारे गए वहां पे। पहले एक रिवाज हुआ करता था कि जब बारात चली जाया करती थी तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती, और जब महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती तब एक गीत गाती थी, उस गीत को बोलते जल्ला। क्या बोलते थे। अच्छा, बारात का डेरा तो समझते हो आप, जहां पे बारात रुकती है उस जगह को क्या बोलते हैं, बारात का डेरा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुकती तो वही है ना बारात। ये मैरिज गार्डन तो शहरों में आके देखे, वरना तो 5वीं तक वाली स्कूल होती। मार साहब का कल छुट्टी रहे टावरो, किस बात की कल बारात आसी तो टाबर 2 तरीके से राजी। एक तो मीठा मिलेगा खाने को, पहले ये मिठाई तब ही मिला करती थी जब कोई बारात आती है, होली दिवाली होती। ये पैसे अब आए हैं जाके जब अब यूं मिठाइयां घर में बनने लगी है, वरना मिठाइयों के नाम पे सबसे बड़ी मिठाई थी चावल। घर में जिस दिन चावल बन जाते ना था वो टाबर क्या राजी होते, आज हमारा चावल है। और होली दिवाली भी चावल बनाते, तो मेहमान आता तो चावल बनाया करते थे। इसलिए देख लो अभी तक भी अपने दिमाग से निकला नहीं है। आज पैसे हो गए लोगों के पास, अब लोग खूब सारी मिठाइयां लाते हैं, चमचम और कलाकंदन भगवान जाने क्या क्या लाते हैं, फिर भी शादी ब्याह होली दिवाली चावल बनाते हैं और सबसे पहले मेहमान को चावल खिलाते हैं। अब अपने बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सगुन के हैं, सगुन के। सगुन के नहीं है, तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रहा, क्योंकि पहले तुम्हारे पास चावल ही हुआ करते थे और कुछ था ही नहीं। वो भी चावल भी तब जब कोई होली दिवाली या मेहमान आएंगे। दिल्ली नहीं, दिल्ली चावल बनाओ, रुपए कहां से लाओगे इतने आप। तो पहले वो बारात के डेरे भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, पर मालदेव जी का डेरा तो लंबे चौड़े मैदान में लगाया गया भाई साहब। तो महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती कौन सा गीत गाती थी, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला उस गीत का नाम क्या है। कभी को दोबारा वैसे पूछ ले, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। या मेंस में कोई 15 शब्दों में खाली लिख देगा जल्ला, अब आप लिखो नीचे, तो लिख दोगे कि महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय राजस्थान में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, जल्ला कहलाता है। तो भाई जैसलमेर की जितनी महिलाएं थी वो तो जल्ला गाती गाती मालदेव जी का डेरा देखने चली गई। उमादे तो दुल्हन, दुल्हन तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, पर जी में तो उसके भी आए कि मैं, और उसको खबरें मिल रही, नौकर चाकर आगे बताएगा अरे उमा तुम्हारी बारात क्या आई है, दूर दूर तक इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ऊंट। उसको लगे यार मैं भी तो देखूं मेरी बारात कितनी अच्छी आई है, पर मैं बाहर कैसे जाऊं। फिर उसको लगा कि मैं जैसलमेर के किले पे चढ़ के देख लेती हूँ, भाई किला सबसे ऊंचा, किले पे चढ़ोगे नीचे का सब दिखेगा, बारात नीचे रुकी हुई है तो मैं देख लूंगी। उमादे जब किले के ऊपर चढ़ रही थी तब उसने अचानक सुना कि एक कमरे में उसके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे। उसने कान लगाए भाई क्या हुआ, शादी के दिन लड़ाई कैसे हो रही है इनमें। और उधर लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। और वो रानी बेचारी के कैसे मार दोगे, अपनी बेटी से ब्याह करना, लिच्चड़ आदमी 10 दिन पहले अटैक करने आ गया था अपने भी, फलोदी छीन गया अपने से, और इसको तो मैं मारूंगा, बदला लूंगा इसका। तो युद्ध में तो मार नहीं सकते, आज फेरों में बुला के मारेंगे। अरे धोखा है, कहां, यही करना है, ये जो तूने कहा ना ये करना है ये।
अरे तो अपनी बेटी का सुहाग है तो का सती कर देंगे, किसको मारेंगे आज, किसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तुझे मारूंगा मैं। बेचारी रानी क्या करे, उसने हाथ पैर जोड़े कि मान जा डाकी, ऐसे नहीं करते। तो अब उमादे को जब ये बात पता चली, उमादे ने जब ये बात सुनी, तो अब बेचारी वो फंस गई। एक तरफ उसके पिताजी है जो कहते हैं कि उस आदमी को मारूंगा, और जिस आदमी को मारने की बात कर रहे हो वो होने वाला पति है। तो लगा मुझे किसका साथ देना चाहिए। फिर उमादे को लगा कि नहीं, हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है। मालदेव जी मेरे पति हैं, मेरे पति को बचाना जरूरी है। और उसने मालदेव जी के पास एक मैसेज किया, चिट्ठी पहुंचाई मालदेव जी के पास कि मालदेव जी आज जब फेरों के अंदर आओ तो थोड़े चौकन्ने रहना, आपके साथ यहां पर विश्वासघात किया जा सकता है, मेरे पिता आपके साथ ऐसा ऐसा कर सकते हैं। मालदेव जी चिट्ठी पढ़ के मुस्कुराए। मालदेव जी ने कहा पहली बात, इनसे तो मैं वैसे ही नहीं मरूंगा, फिर भी तूने मैसेज कर दिया, थैंक यू। फिर मालदेव जी ने अपने साथ बारात में 2 बॉडी बिल्डर गए हुए थे, जिम विम जाने वाले भाई टाइप के लोग, उन 2 को कहा कि तुम दोनों का एक ही काम है। क्या काम है कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए लूणकरण को लेके बाहर बैठे रहना। भाई इस बात का पता केवल किसको है, लूणकरण को। लूणकरण को फेरों में मत आने दो, फेरे होने के बाद में देख लूंगा अपने आप। फेरों में आदमी का ध्यान नीचे स्वाहा करे, पीछे से मार दे कोई, तो कहा भाई इतने देर रख लेना। उन दोनों ने कहा चिंता ही मत करो आप। मालदेव जी आए, तोरण पे आए। मालदेव तोरण तो समझते हो, तोरण मारने के लिए, तोरण मारने आते हैं तो कई देर तो वहां वैसे ही टाइम लग जाता है। लुगाइयां भगवान जाने क्या क्या करती रहती, कभी इधर से नापती है, करती रहती है लुगाइयां ऐसे नापने जोकने के काम करती रहती है, कभी वो झुनझुना सा बजाती है, कभी चावल के दाने फेंकती है। पहले क्या हुआ करता था कि सगाइयां करने के लिए कोई डोकरे गए, किसी गांव में गए हुए थे, वहां देखा लड़का, देखा ये जिनके घर पे बैठे थे, उन्होंने कहा ये हमारा पोता है, कि चलो तो हमारे पोती है, ब्याह कर दिया। जब बड़े होंगे तब इनकी क्या कर देंगे अपने शादी। सगाई तो आज ही समझ लो, तो यूं 20-20 साल पहले कोई सगाइयां करके आ जाते, 15 साल पहले सगाइयां करके आ जाते। अब उस लड़का बड़ा होने के बाद कैसा दिखता है, कितनी हाइट है, दिखता नहीं दिखता, सुनता नहीं सुनता, इन बातों को क्या पता। तो बाद लुगाइयां कहती भाई हम हाइट नापेंगे, तो ऐसे कर करके नापती है उससे, उसके कान के पास में जाके झुनझुना सा बजाते हैं। इसका तो गांव में समझा के भेजते हैं दूल्हे को कि तेरे पास सासू आएगी, बाकी महिलाएं आएगी, तेरे कान के पास में आगे से झुनझुना बजाएगी, और जब झुनझुना बजाए तब तू कान ऐसे कर लेना, वरना मान लो ये ऐसे खड़ा रहे, फिर इसका मतलब सुनाई दे नहीं रहा है ना। तो अपने ध्यान रखना रहे, कोई जैसे यूं बजाए, क्या है इतनी आवाज कर रहे हो, ज्यादा कान खराब कर दिए मेरी। आवाज धीरे धीरे होगी पर उनको लगना चाहिए कितना तेज सुना आपको। कांच दिखाते हैं, कांच मतलब यदि आपकी आंखें एकदम सही तो कांच दिखाओ, जो पलके पड़ेंगे उसके एकदम यूं पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा तो यूं आंखें आगे, अरे अरे साइड में तो मालदेव जी ने कई देर तो वो टोटके किए। फिर मालदेव जी फेरों के अंदर जाके बैठे। मालदेव जी जैसे फेरों में जाके बैठे, लूणकरण जी उधर से किधर से फटाफट अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। वो दोनों बॉडी बिल्डर आगे तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा ध्यान किधर है हीरो, भाई साहब इधर आ जाओ, कहां जा रहे हो। और क्या तरीका है यार लूणकरण जी, इतनी दूर जोधपुर से चला के आए हैं, रिश्तेदार है तुम्हारे, कोई 2 पेक लो साथ में बैठ के, 2 हथाइयां करो, बैठो बैठो यहाँ पे बैठो, तो ये पेक बनाओ और दारू का पेक बनाओ एक। लूणकरण जी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे अंदर जाना है, मैं एक बार यहां नहीं बैठ सकता। क्यों जाना है अंदर, क्या करना है आपको। तो लूणकरण जी का और तो कोई दिमाग में नहीं, कहा मुझे कन्यादान करना है। तो कन्यादान तो करते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये बातें मत बताओ, कन्यादान कोई आदमी कर देगा, कन्यादान आपका बेटा कर देगा, कन्यादान आपका भाई कर देगा, कन्यादान और कोई आपके परिवार में चाचा ताऊ जो है वो कन्यादान कर देंगे, आपको जाने की कोई आवश्यकता। लूणकरण जी की बात समझ में आ गई कि इनको बात तो पता चल गई। लूणकरण जी चुपचाप वहां पे बैठ गए। और ये भी सच्ची बात है, कन्यादान कोई भी कर देता है। मैंने एक तो फिल्मों में देखा, एक शहरों में आके देखी, 2 चीज। एक तो ये कन्यादान वाली इन चीज कि भाई लड़की का पिता ही कन्यादान करता है। गांव में तो पिता तो करता ही नहीं है, और कोई करता है, ताऊ जी करते हैं, चाचा जी करते हैं, ज्यादातर तो ताऊ जी जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो नए कपड़े पहन के वहां बैठते हैं, वो फेरों में साथ ही बैठे रहते हैं, तो वो कन्यादान उस टाइम करते हैं। एक मैंने बड़ी गजब चीज देखी शहरों के अंदर आके कि लड़की की शादी में भी लड़की के भाई नए कपड़े पहनते हैं। मतलब मेरी बहन की शादी और मैं तैयार होके घूम रहा हूं। गांव में 3-3 दिन नहाते नहीं है, मैं टाइम ही नहीं मिलता यार, और ऐसे भयंकर भयंकर काम करवाते हैं। यहां पे मगर यार शहरों में यह सुख है, लड़की के भाई भी जोधपुरी कोट पैंट यहां तक बंद किए हुए तन तन के खड़े रहते हैं, 4-5 डीओ वीओ छिड़के हुए। हमारी डीओ छोड़ो, पसीने की गंदगी नहीं जाती है। और घर वालों की और आप नए कपड़े पहन कैसे लो, मान लो आपने नए कपड़े पहन लिया, एकदम तैयार होके खड़े हो,
इतने में कोई ना कोई चाचा ताऊ जी इनार इधर आ, क्या करना, वो कढ़ाई उठा के ला। अब आप कढ़ाई उठा के ला रहे हो, जोधपुरी कोट पहना हुआ है, आपके हाथ में कढ़ाई है। कोई कहता मिट्टी लान, कोई कहता बर्तन साफ कर ले, तो कुछ भी काम करवा लेते हैं। तो मेरे को ये तो बड़ा ही अजीब, शुरू शुरू में तो कई दिन लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये तैयार है, ये लड़के वाले होंगे, कि नहीं ये लड़की वाले हैं। तो गांव में ये लड़की वाली शादी के अंदर तो लड़की वाला पूरा परिवार भूत बन के रहता है, भूत। टाइम ही नहीं मिलता, ना टाइम होता है। और अब तो फिर भी मैं कहता हूं थोड़े बहुत पैसे आ गए, इस चक्कर में थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड इस मामले में थोड़ा सुधरा है। पहले तो अजीब अजीब काम हुआ करते थे, मिठाइयां बनाते, मिठाइयों के नाम पे होते थे लड्डू, तो लड्डू की पहले बनती है बूंदी, तो बूंदी तो हलवाई निकाल देता। अब घर वाले सारे लगते लड्डू बनाने के लिए, घर वाले लगते। तो मुझे याद है टावरों को बूंदी पकड़ा देते, सारे दिन बैठे बैठे ऐसे करते, वो लड्डू बनाया करते। शाम तक यहां से यूं तंजाया करती थी, पर टावरों को उसमें मजा आता। अपने लगता है बनाते बनाते थोड़े थोड़े बूंदी तो मिल ही जाएंगे, बोले बूंदी भी तो कहां मिलती थी खाने के लिए, थोड़ी बहुत मिल जाएगी यार, उसके अंदर क्या है। और इतने अजीब अजीब, वो तो मुझे याद है मेरे कजन सिस्टर की शादी थी, और शादी से एक दिन पहले मेहमान वगैरह एक दिन पहले आने लग जाते, तो बारात तो कल आएगी, तो टेंट वेंट लग रहा था इधर, और मेहमान वगैरह न्यू आने शुरू हो गए थे। तो कोई वो बर्तन वर्तन साफ करने के लिए एक कोई महिला थे, तो वो बाहर बैठे हुए थे, वो बर्तन वगैरह साफ कर रहे थे बाहर। वो बेचारी महिला जो थे, उनके कोई छोटा बच्चा रहा होगा, तो मैं उधर काम कर रहा था दूसरा, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं सुबह आई थी और ये 11-12 बजे तक बर्तन वगैरह मैंने साफ कर लिए, अब मेरा छोटा बच्चा है, एक बार घर पे जाके संभाल के आ जाऊं, शाम को आपके रिश्तेदार और आएंगे, मेहमान और आएंगे, तब तक वापस आ जाऊंगी। तो मैं ठीक है, दोपहर में अपने कौन आएगा, आगे जितने सुबह आ गए अब शाम को आएंगे। वो उठ के वहां से गई, तो वो जो बर्तन साफ किए हुए थे वो अंदर रख दिए। तो ठीक है, अब ये चली गई, यहां से उठ के तो अंदर रख दो ये बर्तन ले जाके। गांव में वो होता है कि अंदर का मतलब आप वहां हो, बाहर का मतलब आप यहाँ, बीच का आंगन खाली पड़ा है, बाहर वाले कमरे अलग, अंदर वाले कमरे अलग, खूब लंबा चौड़ा पड़ा रहता है, बीच में गाय बांध रखी है आपने साइड में, रुष्टा का रहता है गांव के अंदर एकदम। तो अब वो इतने में कोई फूफा जी जीजा जी कोई ना कोई आगे लटकते लटकते कोई बीच में दोपहर में जैसे आए, तो गांव में एक और बड़ा जोरदार होता है, सारे बैठे रहते हैं वहीं पे। तो फिर दादाजी पहले ताऊ जी कहेंगे कि चा पकड़ाओ रे, फिर ताऊ जी अपने पापा कहेंगे अरे चा ले चा, फिर ताऊ जी अपने कहेंगे कि चा लिया, अपने अपने छोटे भाई को चैन बनाते हैं, उठ के कोई नहीं जाता, सारे एक दूसरे कहते हैं कि चा लिया चा, तो यूं करते करते वहां चा पहुंचती है वहां तक। तो वो किसी ने कहा कि लो मेहमान आए खाना खिलाओ खाना खिलाओ, मैं थोड़ा सिंसियर पड़ा, मुझे लगा यार ये चैन बनाएंगे इतनी देर में तो खाना खिलाना चाहिए इनको, और मुझे पता था कि बर्तन सारे अंदर रख दिए ले जाके, तो अपने थाली ले आते हैं। तो एक दो थाली तो वहां पड़ी थी साफ करने वाली जगह, बाकी सारी अंदर गई, तो मैं यूं लेने के लिए जा रहा था। तो पीछे पापा ने कहा लगे कहां जा रहा है, कहां तेरे खाना खिला, तो मैं वो मैं थाली लेके रहा था, तो ये पड़ी है ना, तो मैं ये झूठी है तो साफ कर ले। अब बैठ के साफ कर रहे हैं भाई, वापस तो डाकियों को कैसे कर दो आप वापस की मैं नहीं करूंगा, ये कहने के तो मतलब ही नहीं होते। वहां बैठ के आप आराम से साफ करो, बाद में उनको खाना खिलाओ। तो लड़की की शादी में गांव के अंदर तैयारियां नहीं की जाती, नए कपड़े नहीं पहने जाते, ये शहरों वालों के सुख है आपके। तो वैसे के वैसे भाई लूणकरण जी को तो वहीं बिठाया, मालदेव जी अंदर फेरे ले रहे थे, आराम से मालदेव जी के फेरे अपने संपन्न हुए। संपन्न होने के बाद मालदेव जी की बारात दूसरे दिन रवाना होने लगी। पहले जब राजकुमारियों की शादी करते तब उनके साथ में काम करने के लिए लड़कियां दिया करते थे, दासियां दिया करते थे। तो जब उमादे को भेज रहे थे तो उमादे के साथ में एक दासी भेजी गई थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? अच्छा, भारमली के लिए कहते हैं कि भारमली जब पैदा हुई थी ना, पैदा होते ही उसके मम्मी पापा ने उसको फेंक दिया था। अभी भी अखबारों में कई बार आता है, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, अनाथालय में सौंपी, अस्पताल में सौंपी, बच्ची भी मम्मी पापा फेंक गए, लड़कियों को नहीं रखा, लड़कियों को नहीं रखते थे, फेंक देते थे कई बार। अब वो जिस किसी को मिले, जैसे आज भी अपने साथ हो सकता है, आप कोचिंग आ रहे हो, रास्ते में हो सकता है आपको इस प्रकार की बच्ची मिल जाए पॉलीथीन में लपेट के, अभी भी खूब सारी जगह ऐसा मिलता है अपने केस। तो अपने क्या करेंगे, हॉस्पिटल फोन करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। तो ये आ गया, पहले तो सब हॉस्पिटल पुलिस सब होता ही कौन था, राजा। जिस किसी को बच्ची मिली उसने लाके लूणकरण को दे दी, और लूणकरण कहा भाई ये बच्ची मिली थी वहां पे पड़ी हुई, तो लूणकरण ने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया। तो उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे के लगभग हम उम्र ही थी, उमादे की बहुत अच्छी सहेली थी। तो उमादे ने कहा कि भाई भारमली मेरे साथ हताई वताई भी कर लेगी, भारमली को मेरे साथ भेज दो। तो राजा ने भारमली को भी एक दासी के रूप में साथ में भेज दिया। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी अफीम वफीम खाया करते थे, तो मालदेव जी अफीम वफीम खा के अपने रूम के अंदर आगे बैठ गए। उमादे तब तक श्रृंगार कर रहे थे, रानी थी, फर्स्ट नाइट थी, वो श्रृंगार वगैरह करे अपने। किसी ने जाके कहा उमादे को कि भाई मालदेव जी आ गए और आपको महलों के अंदर जाना है। तो उसको लगा कि मुझे श्रृंगार करने में टाइम लगेगा, तो उसने भारमली पास में बैठी थी, भारमली कहा कि भारमली तू जा, एक बार जाके कदेगी, मुझे टाइम लगेगा। भारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे।
इस बात का पता उमादे को चला तो उमादे ने कहा कि लिचड़ आदमी जो 10 मिनट वेट नहीं कर पाया, उस आदमी के साथ में जिंदगी कैसे गुजारी जाए, और इस आदमी की तो मैं मरते दम तक शक्ल नहीं देखूंगा। उसके बाद उमादे ने अपनी पूरी जिंदगी कभी मालदेव को देखा भी नहीं था, वो मालदेव के पास ही नहीं रही थी। इसलिए हम उस रानी को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? उस टाइम तो नाराज होकर अजमेर आ गए थे, तारागढ़ आ गए थे। शेरशाह सूरी वाला हमला इसी रूट से हुआ था। शेरशाह सूरी दिल्ली से अजमेर होता हुआ जोधपुर निकला था। तो कहते हैं कि जब वो अजमेर के पास आ रहा था तो उमादे ने मालदेव के पास मैसेज भेजा कि आप अजमेर सेना भेज दो, मैं लड़ाई कर लूंगी शेरशाह से, अजमेर में ही रोक लेंगे शेरशाह को। तो मालदेव ने उधर से मैसेज किया कि नहीं, हम लड़ाई तो जेतारण में करेंगे। लड़ाई कहां पे करेंगे? और आप अजमेर का किला खाली करो। तो तब एक बार वो किला खाली करती है। किला खाली करके वहां से जोधपुर के पास में कोई गांव था, कुछ दिन तक वहां जोधपुर के पास में गांव के अंदर रही थी। बाद में फाइनली केलवा ननिहाल हुआ करता था उमादे का, केलवा चली गई थी। कहते मरते दम तक वहीं रही थी। और मरते दम तक की क्या कहते, मालदेव जी जब मर गए थे तब समाचार पहुंचा उमादे के पास कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। तो उमादे सती होती है वहां पर, मालदेव जी की पगड़ी भेजी जाती है, तो पगड़ी के साथ में सती होती है। बोलते भाई वो बेलखना आदमी था, उसने अपने पति होने के धर्म को नहीं निभाया, पर मैं अपने पत्नी होने के धर्म से तो पीछे क्यों हटूं, और पति की डेथ हुई है तो मुझे इसके साथ में क्या हो जाना चाहिए? सती हो जाना चाहिए। तो कहते हैं मालदेव जी की जितनी रानियां सती हुई थी उनमें सबसे पहले सती होने वाली कोई महिला थी तो वो कौन थी? उमादे। पर वो पूरी जिंदगी नाराज ही रही थी, इसलिए हम किस नाम से जानते हैं? अच्छा, कहते हैं कि जब वो यहाँ पे जोधपुर के पास गांव में रही थी ना, तब मालदेव जी ने एक बार प्रयास किया था कि उमादे को वापस बुलाया जाए। तो यहाँ मालदेव जी के दरबार में और एक कवि हुआ करते थे, ईसरदास जी। क्या नाम था कवि का? ईसरदास जी नाम करके कवि हुआ करते थे। मालदेव ने ईसरदास जी को कहा, ईसरदास जी आप तो कवि आदमी हो, आप जाओ, समझदार आदमी हो, जाके उमादे को कहो कि भाई वापस जोधपुर आ जाए। ईसरदास जी गए, ईसरदास जी ने जाकर बरानी साहब आपको वापस चलना चाहिए। वापस उस आदमी के पास? ईसरदास जी आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए, और उस आदमी ने गलती की तो भुगते वो इस बात को। ईसरदास जी ने कहा जो हुआ उसको तो भूल जाओ, अब आगे से मालदेव ऐसे कोई गलती नहीं करेगा, आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है, वापस चलो। उमादे ने कहा नहीं नहीं, अब मैं वापस जाऊंगी मेरी क्या इज्जत रहेगी वहां पे? लोग कहेंगे कि पहले एक बार तो गुस्सा आया तब तो ठोकर मार के चली गई, अब एक बार बुलाया तो वापस आ गई। ईसरदास जी ने कहा ऐसे कैसे कहेंगे लोग, आपको जोधपुर की पटरानी घोषित किया जाएगा, सब लोगों के सामने मालदेव आपसे माफी मांगेगा, आपकी इज्जत तो बढ़ जाएगी। उमादे ने कहा पक्की बात है, ऐसा होगा? कि हाँ पक्का ऐसा होगा। तो उमादे ने कहा ठीक है लो मैं चल लेती हूँ। तो उमादे कहते हैं पालकी में बैठ के वापस आ रही थी। तो जो बाकी रानियां थी उनको पता चला कि उमादे वापस आ रही है। बाकी रानियों को पता था उमादे आ गई तो पटरानी बनेगी, और वो पटरानी बन गई तो अपनी दुकानदारी अपने क्या करेंगे इधर बाद में, अपनी नहीं चलेगी। तो एक कवि और हुआ करते थे, आसानंद जी। क्या नाम था? उन बाकियों ने आसानंद जी को कहा, आसानंद जी आपको नहीं लगता कि महिला के सम्मान नाम की भी कोई चीज होती है? आसानंद जी ने कहा हाँ पक्का, महिलाओं का सम्मान तो पुरुष से ज्यादा होता उल्टा। तो कहा उमादे एक बार चली गई वापस आएगी तो क्या सम्मान घट नहीं जाएगा? आसानंद जी ने कहा कैसे आ रही है? आ ही नहीं सकती उमादे वापस, अब तो उनको आना भी नहीं चाहिए, तो वो तो आ रही है आज। आसानंद जी ने कहा मैं देखता हूं। तो कहते आसानंद जी जोधपुर के बाहर ही जाके खड़े हो गए थे। उधर उमादे पालकी में बैठ के आ रहे थे, इधर आसानंद जी जैसे पालकियां पास में, आसानंद जी जोर जोर से दो ही बोलने लगे, मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ मतलब पति, यदि सम्मान चाहिए तो पति को त्याग दो, तज मतलब त्यागना, पीऊ रखा है तज मान, और यदि पति रखना है तो किसको त्याग दिया जाए? सम्मान। मतलब दो चीजें मिलेगी, या तो इज्जत मिलेगी या पति मिलेगा। अब तुम्हारे पास पति नहीं है पर इज्जत है, लोग दूर दूर तक बातें करते हैं कि उमादेव वो महिला है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी। उमादेव वह महिला है जिसने 9 कोटि मारवाड़ की पटरानी बनना स्वीकार नहीं किया, उससे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी। तुम वापस आओगी, तुम्हें 9 कोटि मारवाड़ का राज मिलेगा, तुम्हें यहां की पटरानी बनने का मौका मिलेगा, मालदेव जैसा बड़ा राजा पति रूप में मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। दो दो गेंद ने बंधु, गेंद, गेंद का मतलब होता है हाथी, गेंद का मतलब क्या होता है? दो दो गेंद ना बंधु एक एक खंबू ठाण, तुम एक ही स्थान पर 2 हाथियों को बांध कर नहीं रख सकते हो। और उमादे ने जैसे ये सुना, उमादे की झाड़ झाड़ उठी, उमादे वापस चले गए। उसने कहा नहीं नहीं जाना मुझे। उसके बाद न तो कभी वापस मालदेव ने ट्राई की, न कभी उमादे उसके बाद वापस गए। पर भारमली तो मालदेव के पास ही थी भाई, जो दासी थी भारमली है तो मालदेव के पास थी। कहते एक दिन जैसलमेर की तरफ बरसात हो और भारमली एक टक उस बिजली की तरफ देखे, बिजलियां चमक रही उधर। मालदेव ने पूछा भारमली से कि तुम्हें जैसलमेर की याद आती है क्या? उसने कहा याद आने से क्या हो,
मैं वहां बचपन में रही, खेली कूदी, तो ऑब्वियस सी बात है वो जगह मुझे याद आएगी। पर मैं कैसे जाऊं अब जैसलमेर? मैं यदि गई तो जैसलमेर वाले क्या कहेंगे कि हमारी बेटी का घर उजाड़ के आई है, तो वो मुझे क्यों रखेंगे? मालदेव को बड़ा ईगो हर्ट हुआ। मालदेव लगा यार गलती तो मेरी थी, बारमली क्यों भुगते? और उसने कहा कि तुम कल जाओगी और जैसलमेर वालों की औकात नहीं है कि तुम्हें कुछ कह दे। अगले दिन बारमली को भेजा, साथ लेटर लिख के भेजा, यदि बारमली के साथ कोई ऊंच नीच हुई, कुछ कह दिया तो मैं अटैक कर दूंगा। बारमली वहां पहुंची, वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था वो शादीशुदा था, 3 रानियां थी उसकी। कितनी रानियां थी? पर बारमली सुंदर थी। वो जैसलमेर वाला राजकुमार वहां आसपास में चक्कर काटे। उन तीनों रानियों ने आपस में बात की कि देखो ननद वाला घर बर्बाद हो गया, अपने वाला जाने वाला है, बस बाउंड्री पे ही है, अब क्या किया जाए इस आदमी का? उन तीनों में से एक जो रानी थी वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। कौन सी जगह है? वहां का एक बंदा था बाघ सिंह। क्या नाम था? बागो कोटड़ियो। बाघ सिंह का क्या हो गया? बागा। कोटड़े का था इसलिए क्या हो गया? कोटड़िया। डाकू टाइप का आदमी था, मस्त आदमी था, अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटता। उन तीनों आपस में रानियों ने बात करके कहा कि तेरा भाई जो बागा है, भाग्य को बुला, बागा कोई ना कोई इलाज कर देगा। भाग्य को बुलाया, भाग्य को बुला के बहन ने कहा कि देखो भैया ऐसी बात करते हुए मुझे तो लाज आए, क्या बात करूं आपके सामने, पर आपसे कौन सा छुपा हुआ है? ये बारमली हमारी ननद का घर खराब करके आई है और हमारा घर कभी भी टूट सकता है, ये बात है, इसका इलाज करो कुछ। भाग्य ने कहा तो छोटी सी बात है, कल जब मैं वापस जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, बारमली को भेज देना। भाई घर में आता है, अगले दिन जाता है तो बहन तिलक विलक निकाल के विदा करती है। गांव में बोलते हैं सीख देनो। क्या देते हैं? सीख दो, सीख जाते टाइम वो तिलक विलक निकालते हैं उसको सीख देना कहते हैं। तो सीख देने के लिए कल तू मत आना, बारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक। अगले दिन बागा जी सुबह सुबह उठे, उठते ही बिना चाय पानी पिए, बिना कोई मुंह धोए जाके अपने ऊंट पे बैठे। जैसलमेर वाले भागे करे, बाग जी क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? हाथों हाथ ऐसे कैसे जा रहे हो? अरे मुझे कोटड़ा काम याद आ गया, कोई आज का आज काम करना है, कोई बंदा मिलने के लिए आएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे तो सीख तो लेके जाओ। तो कहा फटाफट मेरी बहन को आगे तिलक निकाल दे। ऊंट बैठा ही है, बैठे ऊंट, अभी तक ऊंट खड़ा भी नहीं किया, फटाफट आगे तिलक निकाल देगी मेरे। अंदर जाके बहन को कहा भाई आपके भाई जा रहे हैं, उनको सीख दे दो। बहन की और भाई की तो आपस में बातचीत की हुई थी। बहन ने कई इधर बहाने बनाया, अरे मैं तो तैयार ही नहीं हुई, नहाई नहीं, बाहर कैसे जाऊं? बारमली एकदम नहा धो के तैयार बैठी थी। उसने बारमली तिलक निकालना, तू निकाल दे जाके। बारमली ने कहा थाली दो पूजा वाली, मैं निकाल दूंगी। वो तिलक वाली थाली लेके गई। वो जब हाथ ऊपर करके बाघ जी की तिलक निकालने लगी, बाघ जी ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा ली। वहां जैसलमेर से लेके कोटड़े आ गए, और जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को बारमली से, बारमली को बागा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी यदि कोई है तो बागा बारमली की प्रेम कहानी है। कौन सी प्रेम कहानी है? जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पे पेड़ है वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब है वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां शराब है वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बगा है वहां वहां भारमली रहेगी। बेहतरीन प्रेम कहानी है। पता चला मालदेव को कि भारमली को कौन ले गया? मालदेव ने कहा अटैक करो उस पे। लोगों ने समझा कि साहब अटैक कर मत देना और बेइज्जती आपकी हो जाएगी। क्यों, क्या बेइज्जती है इसमें? तो कहा एक तो बागा डाकू है, वो आज यहां बैठा है और भारमली लेके आगे कहीं भाग गया, अपने हाथ नहीं आया, तो कितनी बेइज्जती है कि मारवाड़ की सेना गई और एक डाकू को पकड़ नहीं पाई। और दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे कि दासी के लिए अटैक कर दिया। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते, मुझे पता है। तो मालदेव ने कहा चलो एक बात बताओ, उस दिन उमा दे जब आ रही थी तो दो कौन बोल रहा था उधर जाके? आसानंद जिनका मैं था। देखा मिस्टर आसानंद, तेरी वजह से उमा देव वापस गई, अब तुम भारमली को लेके आओगे। आसानंद जिनका आई विल ट्राई, ये मैं कर सकता हूं। आसानंद जी गए भाई यहां से। आसानंद जी गए, भाग्य को पता चला कि आसानंद जी अपने से मिलने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं बागा 3 कोस सामने आ गया था। 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? आसानंद जी के सामने दंडवत प्रणाम किया। धन घड़ी धन भाग, इतना महान कवि हमारी जागीर के अंदर आया, कोटड़े आया, भाग खुल गए हमारे। और आसानंद जी चलो मेरे साथ में, एकदम पालकी में बिठा के लेके आसानंद जी को घर पे लाया। आसानंद जी के पैर वेर दबाई, इतनी दूर से चला के आए होंगे आप, थक गए होंगे आप, अच्छा खाना बनाओ। आसानंद जी ने देखा वहां पे यार बागा मेरी कितनी सेवा करता है। उन्होंने और देखा कि भारमली बागे से कितना ज्यादा प्यार करती है। आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं आसानंद जी। फाइनली जब बागा मरा था ना, तो भारमली उसके साथ में सती हो गई थी, और जो आसानंद जी थे वो पागल हो गए थे।
आसान जी दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के बागा बागा करते रहते। उधर पास में रियासत पड़ती अमरकोट, अमरकोट पढ़ रहे थे। अमरकोट राणा जी को पता चला कि भाई आसानंद जी जैसे महान विद्वान है और मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रही आजकल, बाघ जी के साथ रहते थे, बाघ जी मर गए तो आजकल ये हालत है थोड़ी। उन्होंने अपने पास बुला लिया, बहुत ध्यान से रखते, बहुत इज्जत, कवियों की बहुत इज्जत की जाती थी, बहुत इज्जत करते, पास पास में बिठाते, हमेशा उनसे बातें करते रहते। पर आसानंद जी बैठे बैठे बातें वैसी करते हमेशा। अरे एक दिन मैं बागा गए थे, बागे ने ये किया, बागा ऐसा करता था, बागा वैसा करता था। तो उस राणा जी से रहा नहीं गया, अमरकोट के राजा से रहा नहीं गया। और उसने एक दिन कहा बागा डाकू था कोटड़े का, छोटा मोटा सामान था, मैं अमरकोट का राणा हूं, क्या मेरे सामने उसकी बात करते रहते हो? आसानंद जी ने उसकी तरफ देखा, देख कहा तुम बागे की जुत्ती नहीं है। अमरकोट राणा जी को बड़ा ही अजीब लगा। अमरकोट राणा जी का इसका मतलब आप पूरी जिंदगी बागे का नाम लेना बंद नहीं करोगे? गिनना बागे का नाम तब तक लिया जाएगा जब तक है। अब राणा जी ने एक नई चाल चली और राणा जी ने आसानंद जी के पोते को बुलाया और पोते को बुलाकर, तेरा दादा यदि पूरी एक रात और बाघ जी का नाम नहीं लेगा तो हर 1 घंटे में 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने जुगाड़ बिठाया, दिमाग लगाया कि यार एक रात में 7-8 घंटे तो होते, 7 घंटे के भी 1 लाख सोने के सिक्के मिले तो 7 लाख सोने के सिक्के, 7 पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाएगा अपने तो। उन दादाजी को जाकर, दादाजी प्लीज ओनली 1 नाइट, एक रात की बात है, नाम नहीं लोगे कुछ ही नहीं बिगड़ना, हमारी पीढ़ियां सुधर जाएगी। आसानंद जी का देख होगा तो नहीं मेरे से, फिर भी तू कह रहा है तो ट्राई करके देख लेता हूं। शाम जैसे ही रात हुई, इनका आपका समय शुरू होता है, घड़ियां चलने लगी उधर से। आसानंद जी को पता था अपने नाम तो ले लेंगे, तो आसानंद जी ने राम 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 करना शुरू कर दिया। राम राम कहेंगे तो बागे का नाम नहीं आया, पर डोगरे से 15-20 मिनट ही रह गया था। फिर जोर जोर से बोले कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा रातू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। ये बागा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंधी नहीं जाती है, तू चला गया पर तेरी याद मेरे दिल से थोड़ी जाए। ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये बागे राठौड़ पेट के लिए, कमाई के लिए तो कहीं पर मेहनत मजदूरी की जा सकती है, रुपए के लिए तेरे को थोड़ी भुलाया जा सकता है। आसानंद जी के पोते ने माथा फोड़ लिया कि वाह तो फिर इसको ही कर लो अपने आप में। तो कौन कवि थे वो? देखो दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। हाँ हाँ, बारमली ने शादी तो 3 जगह कर ली, 2 जगह कर ली बारमली ने, लिव इन में रहती थी। मॉडर्न लोग थे पहले वाले। तुम आज सीखे हुई है, लोग पहले कर गए।